नमस्कार। कक्षा 11वीं, विषय मनोविज्ञान, चैप्टर नंबर 2, अध्ययन पद्धतियां। दोस्तों, अध्ययन पद्धतियां चैप्टर का यह तीसरा और अंतिम वीडियो है। पहले वीडियो में हमने निरीक्षण पद्धति की बात की थी। दूसरे वीडियो में दीर्घकालीन, समकालीन और इतिहास पद्धति तथा प्रयोग पद्धति की बात की थी। आज हम बात करेंगे प्रश्नावली पद्धति, मुलाकात पद्धति और मनोवैज्ञानिक परीक्षण की। अध्ययन की यह चौथी पद्धति है, प्रश्नावली पद्धति यानी कि क्वेश्चनरी मेथड। यह प्रश्नावली पद्धति किसी भी अनुसंधान के लिए जानकारी एकत्रित करने का सबसे सरल और सस्ता रास्ता है। प्रश्नावली अर्थात निश्चित जानकारी एकत्रित करने के उद्देश्य से तैयार की गई प्रश्नों की सूची, यानी कि हम जिस विषय के संदर्भ में जांच करना चाहते उससे संलग्न प्रश्नों की सूची बनाई जाती है और उसमें पहले सरल प्रश्न रहते हैं और धीरे धीरे करके उसमें कठिन प्रश्न आते जाते हैं। यानी कि यह कसौटी सरलता से कठिनता की ओर जाने वाली कसौटी होती है। इसकी व्याख्या देखें तो प्रश्नावली अर्थात निश्चित समस्या के लिए निश्चित जानकारी एकत्रित करने के उद्देश्य से तैयार किया गया प्रश्नों का समूह। वही बात है कि हम जिस संदर्भ में जानकारी एकत्र करना चाहते हो उसी संदर्भ के प्रश्नों का समूह तैयार किया जाता है और उसके माध्यम से जानकारी एकत्र की जाती है। यानी कि निश्चित विषय के संदर्भ में जानकारी एकत्र करने के हेतु से प्रश्नों की सूची उत्तरदाता को भेजी जाती है। संशोधनकर्ता के पास समय हो तो वह रूबरू जाकर भी इसको भरवा सकता है और संशोधनकर्ता के पास समय न हो तो डाक द्वारा भेजकर भी यह प्रश्नावली भरवाई जा सकती है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण हमको देखना हो तो आपकी बोर्ड द्वारा ली जाने वाली परीक्षा, जिसमें सबकी परीक्षा एक साथ ली जाती है, लिखित स्वरूप में ली जाती है और जिस प्रकार की जानकारी उनको चाहिए उस प्रकार के उसमें प्रश्न होते हैं। तो बोर्ड द्वारा आपकी ली जाने वाली जो परीक्षा है वह भी एक प्रकार की प्रश्नावली पद्धति ही है। प्रश्नावली में प्रश्नों के स्वरूप के आधार पर प्रश्नावली के दो प्रकार होते हैं। एक तो बंद या सांकेतिक प्रश्नावली और दूसरी मुक्त या खुली प्रश्नावली। तो बंद प्रश्नावली किसे कहेंगे? बंद प्रश्नावली यानी कि उसमें निश्चित उत्तर सिर्फ हाँ या ना में ही देना होता है। आप उसे विस्तृत लिख सकते नहीं हैं। आपको या तो हाँ कहना है या ना कहना है। तो इस प्रकार की प्रश्नावली होती है, उसे बंद प्रश्नावली कहती है। और जिसमें आपको अपना विस्तृत अभिप्राय देना होता है, आप मौलिक रूप से अपनी समझ और जानकारी के अनुसार उसमें उत्तर दे सकते हैं, उसे मुक्त या खुली प्रश्नावली कहते हैं। प्रश्नावली में प्रत्येक प्रश्न का क्रम तार्किक हो, यह अत्यंत आवश्यक है। अब बात करते हैं प्रश्नावली पद्धति के लाभ और मर्यादा की। अध्ययन की कोई भी पद्धति हो उसके लाभ भी होते हैं और मर्यादाएं भी होती हैं। प्रश्नावली पद्धति का लाभ यह है कि यह एक साथ बड़े समूह की जानकारी प्राप्त कर सकता है। जैसे मैंने कहा था कि बोर्ड की एग्जाम है तो एक साथ कितने सारे छात्रों की परीक्षा ली जाती है और एक साथ उन सब के बारे में जानकारी प्राप्त की जा सकती है। तो प्रश्नावली पद्धति का ये सबसे महत्वपूर्ण लाभ है कि इसमें बड़े समूह में भी जानकारी एकत्र की जा सकती है। दूसरा इसका लाभ यह है कि शीघ्रतापूर्वक और पूर्वग्रह रहित वस्तुलक्षी मापन की यह पद्धति है, क्योंकि यह लिखित प्रश्नावली होती है, शाब्दिक प्रश्नावली होती है और इसीलिए इसमें निश्चित समय मर्यादा के अंदर और निरीक्षक के पूर्वग्रह रहित वस्तुलक्षी मापन किया जा सकता है। यह उसका बड़ा लाभ है। इस पद्धति का एक और लाभ यह है
कि प्रश्नावलियों का एकत्रीकरण और विश्लेषण भी बहुत सरलतापूर्वक किया जा सकता है। प्रश्नावलियों का एकत्रीकरण करना और उसका विश्लेषण करना अन्य पद्धतियों की तुलना में सरल है और यह भी इसका लाभ है। इतना ही नहीं, इस पद्धति के माध्यम से परीक्षण करते हैं तो अनावश्यक जानकारी को हम रोक सकते हैं, क्योंकि प्रश्नों की सूची हम ही बनाते हैं और हमें जिस विषय और जिस संदर्भ में जानकारी चाहिए वही प्रश्न हम उसमें शामिल करते हैं, तो अनावश्यक जानकारी को हम रोक सकते हैं। ये हुए प्रश्नावली पद्धति के लाभ। अब बात करते हैं मर्यादाओं की। इसकी मर्यादा यह है कि निदर्श चयन में परेशानी उठानी पड़ती है। हम जिस समूह का अध्ययन करना चाहते हैं उस समूह में से प्रतिनिधि रूप निदर्श का हमें चयन करना होता है, और चयन करने में अगर गलती हो जाए, प्रतिनिधि रूप निदर्श न पसंद किया जाए, तो जानकारी हमें मिलती है वह हमारे हेतु को सिद्ध नहीं करती। तो जो निदर्श पसंद किया जाता है वह हम जिस समूह की जांच करना चाह रहे हैं उसका प्रतिनिधि रूप हो, यह आवश्यक है। तो इस चयन में बहुत बार कठिनाई होती है। प्रश्नावली पद्धति की दूसरी मर्यादा यह है कि जब हम प्रश्नावली डाक से या रूबरू जाकर दे आते हैं तो कभी कभी प्रश्नावली वापस आती नहीं है, कभी वापस आती है तो अधूरी होती है या अस्पष्ट होती है। तो यह भी इसकी एक मर्यादा है, क्योंकि हम प्रश्नावली देकर लौट आते हैं, किंतु जब उत्तरदाता उत्तर देने के लिए बैठते हैं तो कुछ चीजें उनकी समझ में नहीं आती तो अधूरी छोड़ देते हैं, या वे स्पष्ट नहीं हो पाते कि इसमें क्या लिखे, इसलिए छोड़ देते हैं। तो कभी कभी जो प्रश्नावली है यह इस प्रकार अधूरी भी हमारे पास वापस आ जाती है। तो जो जानकारी हम चाहते हैं वह नहीं मिल पाती। एक और मर्यादा यह भी है कि इसमें जानकारी की विविधता या सृजनात्मकता और वैयक्तिकता का अभाव होता है, क्योंकि मान लो अगर ये बंद प्रकार की प्रश्नावली है तो इसमें हाँ या ना करना है या सही या गलत ही करना है, तो व्यक्ति अपने वैयक्तिक रूप से मौलिक रूप से उसमें जानकारी दे पाता नहीं है, और इसीलिए सभी उत्तरदाताओं के प्रश्नों में एक ही प्रकार के उत्तर होते हैं, उसमें विविधता नहीं होती या वैयक्तिक सर्जकता या मौलिकता का उसमें अभाव होता है। और इस पद्धति की सबसे बड़ी मर्यादा यह है कि इसमें सिर्फ पढ़े लिखे और शिक्षित लोगों का ही निदर्श चयन हम कर सकते हैं। छोटे बच्चों या अनपढ़ लोगों को इसमें हम शामिल कर सकते नहीं है, ये इसकी सबसे बड़ी मर्यादा है। तो ये हुई प्रश्नावली पद्धति की बात। आइए अब बात करते हैं मुलाकात पद्धति की, इंटरव्यू मेथड। मुलाकात अर्थात रूबरू सम्मुख होने वाली बातचीत बिल्कुल सरल है दोस्तों। मुलाकात का मतलब यह है कि आमने सामने दो व्यक्ति बातचीत करते हैं, उसे मुलाकात कहते हैं। उसमें सवाल जवाब भी हो सकते हैं या ऐसे ही संवाद भी हो सकता है। मुलाकात की गुड और हट ने जो परिभाषा दी है वह इस प्रकार है। मुलाकात सामाजिक अंतरक्रिया की प्रक्रिया है। ये परिभाषा गुड और हट की है। वे कहते हैं कि सामाजिक अंतरक्रिया की जो प्रक्रिया है उसे ही मुलाकात कहते हैं। मैकोबी और मैकोबी जो परिभाषा देते हैं उसमें वे कहते हैं कि मुलाकात लेने वाले और मुलाकात देने वाले के मौखिक विचारों का आदान प्रदान यानी मुलाकात। इसका मतलब क्या हुआ कि मुलाकात लेने वाला और देने वाला दोनों ही आमने सामने अपने मौखिक विचारों का आदान प्रदान करते हैं, और उसमें मुलाकात लेने वाले का जो उद्देश्य है वह यह रहता है कि जो मुलाकात दे रहा है उसके विचारों को, उसके अभिप्रायों को, उसकी मान्यताएं और मनोवृत्तियों को वह जान पाए। तो इस प्रकार मुलाकात यानी दो व्यक्तियों की आमने सामने होने वाली बातचीत। इस पद्धति में शोधकर्ता या मुलाकात लेने वाला जो व्यक्ति होता है वह
तालीम प्राप्त अधिकारी होता है। उसके पास तालीम प्राप्त होती है कि मुलाकात किस प्रकार ली जाए और सामने वाले व्यक्ति के पास से कैसे जानकारी इकट्ठा की जाए। बहुत बार मुलाकात लेने वाला अधिकारी पहले से रचित सांकेतिक प्रश्न पूछता है और उसके उत्तर प्राप्त करता है। इतना ही नहीं, मुलाकात लेने वाला व्यक्ति मुलाकात देने वाला जब उत्तर देता है तब उसके हाव भाव, चेष्टा, इन सब की भी जांच करता है और उसके आधार पर से यह भी तय कर सकता है कि जो उत्तर दिया जा रहा है वह सही है या नहीं। दोस्तों, इस मुलाकात पद्धति के भी दो प्रकार है। दो प्रकार से मुलाकात होती है, एक तो औपचारिक मुलाकात और अनौपचारिक मुलाकात। औपचारिक मुलाकात यानी जिसमें पहले से ही निश्चित किए गए प्रश्नों को पूछना है और निश्चित जानकारी प्राप्त करनी है, उसे औपचारिक मुलाकात कहते हैं। और अनौपचारिक मुलाकात में पहले से कुछ तय होता नहीं है। दो व्यक्ति मिलते हैं और बातचीत करते हैं। उसमें से एक व्यक्ति जो मुलाकात लेने वाला होता है, जिसे माहिती चाहिए, वह माहिती प्राप्त करता है, किंतु इसमें पहले से किसी भी प्रकार के प्रश्नों की सूची तैयार नहीं होती। हर पद्धति के लाभ और मर्यादाएं होते हैं। इसी प्रकार मुलाकात पद्धति के भी लाभ हैं और मर्यादाएं हैं। आइए बात करते हैं लाभ और मर्यादा की। दोस्तों, मुलाकात पद्धति का सबसे बड़ा लाभ यह है कि छोटे बच्चों और अशिक्षित समुदाय का भी इसमें अध्ययन किया जा सकता है, क्योंकि इसमें लिखना नहीं है और इसीलिए कोई पढ़ा लिखा ना हो तो भी उसके साथ बातचीत की जा सकती है और जो जानकारी हमें चाहिए वह हम प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही प्रश्नावली पद्धति में कभी कभी यह हो सकता है कि व्यक्ति अपनी निजी जानकारी देने के लिए झिझक महसूस करे और जानकारी न दे, किंतु यहाँ तो आमने सामने मुलाकात है और इसीलिए मुलाकात लेने वाला व्यक्ति विश्वास संपादन कर सकता है और विश्वास संपादित करते हुए उत्तर देने वाले व्यक्ति को समझाकर उसकी हिचकिचाहट को दूर करके उत्तर की प्राप्ति कर सकता है और इस प्रकार से जो जानकारी चाहिए वह मिल सकती है। तो यह भी एक बड़ा लाभ है कि कुछ सवालों के जवाब जब नहीं मिलते, वे जवाब भी मुलाकात द्वारा प्राप्त किए जा सकते हैं। मुलाकात पद्धति की मर्यादा यह है कि प्रश्नावली पद्धति की अपेक्षा ये खर्चीली एवं समय लेने वाली है, क्योंकि प्रश्नावली पद्धति में तो हम प्रश्नावली डाक से भी भेज सकते हैं, एक साथ बहुत सारे लोगों को भी दे सकते हैं, किंतु मुलाकात तो व्यक्तिगत लेनी होती है, बारी बारी से लेनी होती है और जगह जगह पर जाना पड़ता है और इसीलिए यह खर्चीली एवं समय लेने वाली पद्धति है। साथ ही एक बड़ी मर्यादा यह भी है कि जो मुलाकात लेने वाला व्यक्ति है, जो अधिकारी है, उसका पूर्वग्रह इसमें उत्तरों को प्रभावित कर सकता है या जो जानकारी मिल रही है उसमें उसके पूर्वग्रह का भी प्रभाव संभव है, इसलिए इसकी विश्वसनीयता कम हो जाती है। तो ये हुई मुलाकात पद्धति। आइए अब अध्ययन की अंतिम पद्धति की बात करते हैं, जो है मनोवैज्ञानिक परीक्षण, साइकोलॉजिकल टेस्ट। दोस्तों, अभी तक हमने व्यवहार के अध्ययन के लिए जानकारी एकत्रीकरण के विविध स्रोत के संबंध में जानकारी प्राप्त की, किंतु मनोवैज्ञानिक परीक्षण तो व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन अन्य जानकारी एकत्रीकरण की पद्धतियों की अपेक्षा भिन्न रूप से करता है। मनोवैज्ञानिक अनाष्टसी की व्याख्या को देखें तो मनोवैज्ञानिक परीक्षण व्यक्ति के व्यवहार के नमूने का वस्तुलक्षी मापन करता है। यानी कि मनोवैज्ञानिक परीक्षण जो है वह व्यक्ति के व्यवहार के नमूने का वस्तुलक्षी मापन करता है, यानी कि व्यक्ति के संपूर्ण व्यवहार का नहीं, व्यवहार के नमूने का। क्रॉनबेक की परिभाषा देखते हैं। मनोवैज्ञानिक परीक्षण अर्थात दो या दो से अधिक व्यक्तियों के व्यवहार का तुलनात्मक मापन करने की पद्धति। तो क्रॉनबेक यहाँ ये बता रहे हैं कि दो या दो से ज्यादा व्यक्तियों का जब हमें
तुलनात्मक अध्ययन करना हो या मापन करना हो तो जिस परीक्षण का उपयोग किया जाता है उसे मनोवैज्ञानिक परीक्षण कहते हैं। वैसे तो स्कूल द्वारा ली जाने वाली आपकी परीक्षा भी ऐसी ही है, जिसमें एक व्यक्ति की दूसरे व्यक्ति से तुलना हो सकती है कि इसके इतने प्रतिशत आए हैं और इसके इतने आए हैं। तो यह भी एक तरीके से मनोवैज्ञानिक परीक्षण ही है। तो मनोवैज्ञानिक परीक्षण के 6 महत्वपूर्ण लक्षण बताए गए हैं। आइए हम इन 6 लक्षणों को समझते हैं। पहला लक्षण है व्यवहार के नमूने का मापन। दोस्तों, कभी भी कोई भी एक मनोवैज्ञानिक परीक्षण व्यक्ति के संपूर्ण व्यवहार का मापन नहीं कर सकता है। यह हमने अनाष्टसी की परिभाषा में भी देखा कि परीक्षण व्यवहार के नमूने का मापन करता है, संपूर्ण व्यवहार का नहीं। तो इसमें जो परीक्षण होता है वह जिस हेतु के लिए रचा गया हो वह उसी का परीक्षण करता है। मान लो यह सिद्धि के लिए है तो सिद्धि का परीक्षण करेगा, अभिरुचि के लिए है तो अभिरुचि का। मनोवैज्ञानिक परीक्षण का मूल आशय ही यह है कि व्यक्ति के व्यवहार के विविध पहलुओं का अध्ययन करके उससे संबंधित भविष्य कथन कर सके। यानी कि इस प्रकार अध्ययन करके उसके बारे में भविष्य कथन किया जा सकता है कि यह व्यक्ति या यह लड़का इस क्षेत्र में जाएगा तो ज्यादा सफलता प्राप्त करेगा, या इसकी रुचि अभिरुचि इस विषय में है तो इसमें जाएगा तो वह ज्यादा अच्छे से काम कर पाएगा। तो मनोवैज्ञानिक परीक्षण का सबसे पहला लक्षण है व्यवहार के नमूने का मापन। दूसरा लक्षण है प्रामाणिकता। मनोवैज्ञानिक परीक्षण के परिणामों की विश्वसनीयता के लिए परीक्षण देते समय परीक्षण लेने वाले के द्वारा दी जाने वाली जो सूचनाएं होती है, परीक्षण के लिए दिया जाने वाला जो समय होता है, उन सब में एक सूत्रता बनाए रखना अत्यंत आवश्यक होता है। मान लो कि परीक्षा लेने वाला या परीक्षण लेने वाला निश्चित समय के अंदर ही परीक्षा या परीक्षण पूर्ण नहीं करता तो परीक्षण प्रामाणिक नहीं होता। यानी कि प्रामाणिक परीक्षण के लिए आवश्यक है कि उसकी जो निश्चित समयावधि है उसके अंदर ही परीक्षण कार्य पूर्ण कर दिया जाए। यदि निश्चित समय मर्यादा की अपेक्षा से अधिक समय दिया जाए तो परीक्षण के परिणामों की विश्वसनीयता संदेहास्पद हो जाती है। इसका मतलब यह हुआ कि परीक्षण देने वाले और लेने वाले के लिए प्रत्येक स्थान पर एक सूत्रता बनी रहे, यह अनिवार्य होता है। तीसरा लक्षण है मानांक। मानांक अर्थात परीक्षण का समधारण या औसत कार्य। यानी कि परीक्षण के लिए पसंद किया जाने वाला प्रतिनिधि रूप निदर्श। यानी कि परीक्षण जिस समूह पर प्रस्थापित किया हो उसी समूह पर अमल करना चाहिए। मान लीजिए कक्षा 11वीं के स्टूडेंट्स का अध्ययन करना है, तो 11वीं कक्षा के छात्रों का अगर अध्ययन करना है तो 11वीं के ही छात्रों का उसमें नमूने के रूप में यानी कि निदर्श के रूप में पसंद करना पड़ेगा। उसमें 10वीं या 12वीं के छात्रों की पसंदगी नहीं कर सकते। यानी कि प्रतिनिधि रूप जो निदर्श है वह जिस समूह पर यह परीक्षण प्रस्थापित कर रहे हैं उसी में से लेना चाहिए। इस प्रकार मानांक प्रत्येक परीक्षण के प्राप्तांकों के निष्कर्ष के लिए और उसके अर्थघटन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। चौथा लक्षण है वस्तुलक्षिता। जब परीक्षण लेने वाले व्यक्ति या उत्तरों का मूल्यांकन करने वाले व्यक्ति की किसी भी प्रकार की निजी मान्यता, मनोवृत्ति या पूर्वग्रह के बिना मूल्यांकन होता हो उसे वस्तुलक्षिता कहते हैं। यानी कि जब अध्ययन हो रहा है, परीक्षण हो रहा है, तो उसमें परीक्षण कार्य लेने वाले व्यक्ति की निजी मान्यताएं, मनोवृत्ति या पूर्वग्रह इसमें आना नहीं चाहिए, अन्यथा परीक्षण की वस्तुलक्षिता नहीं रहती। यानी कि व्यक्ति की अंगत जो मान्यताएं हैं, विचारधारा हो, उसे परीक्षण के दौरान परीक्षण कार्य को प्रभावित नहीं करना चाहिए। पांचवा लक्षण है यथार्थता।
परीक्षण व्यक्तियों के जिस व्यवहार के नमूने का मापन करने के लिए रचा गया हो, वह सिर्फ और सिर्फ उसी व्यवहार के पहलू का मापन करे तो परीक्षण यथार्थ है ऐसा कह सकते हैं। यानी कि परीक्षण जिस व्यवहार की जांच के लिए तय किया गया है उसी का वह अध्ययन करे, उसी की जांच करे, ये आवश्यक है। अगर वह सिद्धि मापन के लिए है तो सिद्धि का ही मापन करे, अभिरुचि के लिए है तो अभिरुचि की ही जांच करे, या एक अलग तरीके से कहे तो छात्र की गाणितिक क्षमता को जांच करने का परीक्षण है तो उसकी गाणितिक क्षमता की ही जांच करे। और साथ ही यह भी कि बहुत ही प्रतिभावान छात्र है गणित में, उसके नंबर अच्छे आते हैं किंतु परीक्षण में उसके नंबर बहुत कम आते हैं, तो यह परीक्षण गाणितिक क्षमता का मूल्यांकन नहीं करता है, यानी कि उसकी यथार्थता यहाँ सिद्ध नहीं होती। तो यथार्थता मतलब जो परीक्षण जिस व्यवहार के मापन के लिए तय किया गया है उसके द्वारा उसका अध्ययन, उसका मापन होना ही चाहिए, तभी वह यथार्थ है। और मनोवैज्ञानिक परीक्षण का अंतिम लक्षण है विश्वसनीयता। विश्वसनीयता अर्थात परीक्षण के परिणामों में सातत्य या सुसंगतता। अनास्टसी के मतानुसार तो यह है कि एक ही परीक्षण एक ही व्यक्ति या समूह को समयांतर में दिया जाए, यानी कि पहले एक बार मापन किया जाए और उसके बाद 1 महीने, 2 महीने या 3 महीने बाद फिर से मापन किया जाए, तो उसके परिणामों में सुसंगतता होनी चाहिए। सीधे सीधे कहे तो मान लीजिए कि पहली बार एक छात्र का जो बुद्धिआंक 110 आया है, तो 1 या 2 महीने बाद फिर से उसका मापन किया जाए तो तब भी उसका 110 ही आना चाहिए, तो कसौटी विश्वसनीय है ऐसा कह सकते हैं। यानी कि परिणाम में सातत्य आवश्यक है। तो यहाँ ये मनोवैज्ञानिक परीक्षण की बात भी खत्म होती है। यहाँ इसके साथ हमारा यह दूसरा चैप्टर अध्ययन पद्धतियां भी पूर्ण होता है। मैं आशा करता हूं कि सारी अध्ययन पद्धतियों को आपने अच्छी तरह से समझा होगा। आज इतना ही। नमस्कार, सबका मंगल हो।